वेक्टर्स चैप्टर में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर को रियल नंबर्स और स्केलर क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। आपने छोटी क्लासेस में एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, वर्क डन या फिर सिंपली वर्क। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F डॉट D। जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, D डिस्प्लेसमेंट है इसमें, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क डन पता चलता है कि कितना वर्क हुआ है। वर्क डन के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इसमें देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, पावर। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू F डॉट V। इसमें भी फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज। इस तरह और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे आगे, जैसे बढ़ोगे तो जो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से बनती है। जैसे यहाँ पर वर्क और पावर, क्योंकि ये आपने पहले इनके नाम सुने होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देखो तो वर्क खुद क्या है, खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर खुद क्या है, खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये हम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस मल्टीप्लिकेशन को एक नाम दे दिया और इसका नाम रखा उन्होंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिल रहा था, जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही थी, वो खुद स्केलर बन रही थी। तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज किया इन लोगों ने, नोटेशन, वो डॉट यूज किया। जैसे यहाँ पर F डॉट V में जो डॉट है, डॉट को यूज किया, इसलिए इसका दूसरा नाम भी रखा गया और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा गया। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से, इसकी डेफिनेशन कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड सच दैट देयर रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं। आगे चलते हैं कि हम इसमें किस तरह के दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसमें हम उन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल से यहाँ क्या मतलब है, पैरेलल से मतलब है सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे ये वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं बट इन सेम डायरेक्शन है। इसी तरह अगर मैं ये वेक्टर A ड्रॉ करूं और ये वेक्टर B ड्रॉ करूं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेलल होना जरूरी है। हम उन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट उनका ले सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे मुझे कहा जाए A को B में मल्टीप्लाई कर दो इस कंडीशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, A का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से शो करते हैं और ये बी का मैग्नीट्यूड, सही है। तो ए डॉट बी क्या होगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब वो दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड को अब से मैं डायरेक्ट सिंबल से ही शो करूंगा कि जैसे मैं ए लिखता हूं तो ये ए इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और मैं डायरेक्ट बी लिखता हूं तो ये बी इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। जैसे अगर मान लेते हैं इसमें ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 यूनिट है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। अगर पैरेलल नहीं हो और एंगल बना रहे हो एक दूसरे से तो कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका आंसर समझते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है एक्स डायरेक्शन और एक दूसरा वेक्टर है बी, ये है ए और ये है बी, इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी ए डॉट बी करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट हम उन्हीं वेक्टर्स का ले सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, या तो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर बी को रिजॉल्व करूंगा उसके कंपोनेंट्स में। जो ये मैंने येलो बनाया है ये क्या है, ये उसका y कंपोनेंट है, b का y कंपोनेंट है, और जो मैं रेड में अब बना रहा हूं ये कहलाएगा b का x कंपोनेंट, ये b का y कंपोनेंट, और ये जो रेड कलर में है ये b का x कंपोनेंट। अब मुझे a डॉट b करना है, a का डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ, तो मैं क्या करूंगा, a डॉट b के उस कंपोनेंट को यूज करूंगा जो a की डायरेक्शन में, तो वो क्या है bx जो है वो a की ही डायरेक्शन में। देखो दोनों के पैरेलल हो गए, bx और वेक्टर a क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर आगे मेरा फॉर्मूला क्या है, a का मैग्नीट्यूड डॉट bx का मैग्नीट्यूड, और bx का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, ये bx बराबर होगा b cos थीटा के। तो मैं यहाँ पर bx की जगह लिख देता हूँ b cos थीटा। तो हमारे पास a डॉट b का फॉर्मूला क्या बना, a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है तो आप उनको पैरेलल बना दें एक दूसरे के, उसको रिजॉल्व करके, फिर जो है वो पैरेलल करने के बाद उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें जो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पर हमने a के साथ b के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जो a के सेम डायरेक्शन में। अगर हम एंगल को कम करके करके 0 कर दें तो a और b एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जब a और b एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो a डॉट b किसके बराबर हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले जिसे मैंने बताया, सही है। लेकिन अगर ये एंगल इंक्रीज होते होते 90 डिग्री हो गया, a और b एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बनाए, तो तब क्या होगा, तब हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b cos एंगल कितना हो जाएगा दोनों के दरमियान 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और cos 90 बराबर होता है 0 के, तो ये हो जाएगा आपका 0। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0।
इसको समझ भी ले साथ। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों हुआ? तो अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दूं तो आप देखो, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अभी एंगल इन दोनों के दरमियान ये है, तो बी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो बिल्कुल है, और वो कंपोनेंट है इतना, यहां से यहां तक का इतना कंपोनेंट है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ये हो जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा, जैसे ऊपर हमने किया था। लेकिन अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज कर दूं, अब एंगल क्या हो गया, बढ़ गया इसका, और इसका अगर मैं कंपोनेंट देखूं ए की डायरेक्शन में है तो अभी भी इसका इतना कंपोनेंट जो है वो अभी भी ए की डायरेक्शन में है, तो मैं ए डॉट बी कॉस थीटा, जो ये थीटा बना है अभी, इसको यूज करके अभी भी मल्टीप्लाई में कर सकता हूं। अगर मैं इसका एंगल और बढ़ा देता हूं, अभी भी इसका कुछ कंपोनेंट जो है, अभी एंगल देखो मैंने बढ़ा दिया है, कुछ कंपोनेंट अभी भी इसका एक्स डायरेक्शन में है, कितना, इतना कंपोनेंट अभी भी एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूं कंप्लीट, अब एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो क्या इसका कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है, बी का अभी कोई, अभी बी का कोई कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में नहीं है, यानी 0 है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहां पर बी का पूरा हिस्सा है ही नहीं, ये पूरी चीज है ही नहीं, बी का कोई कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम ए के मैग्नीट्यूड को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एंगल 90 होने का मतलब है कि दूसरे वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट जो है वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, या फिर 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जब एंगल 90 होता है तो ए डॉट बी जो है वो 0 हो जाता है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि वेक्टर ए को अगर मैं इसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 3, और 3 कॉस एंगल कितना हो जाएगा। तो अब मैं इसी वेक्टर को इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब है ए, मान लो एक और इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, इसका मतलब ये है, इसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसी मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री एंगल, पैरेलल वेक्टर हो गया तो एंगल 0 हो गया, तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैं इसको जनरल करके लिख सकता हूं कि अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर है सिंपली उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ देखें, यहाँ से शायद आपको समझ आ जाए। हमारे पास एक वेक्टर है रेड कलर में, ये ए, इसका मैग्नीट्यूड है 2, और ये ब्लू कलर में है वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है 1। इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, सही है। अब देखो मैं इन दोनों के दरमियान एंगल कर देता हूँ 0, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, सही है। और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, तो देखो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 1, 2 1 2, और एंगल है इन दोनों के दरमियान 0, तो cos 0 1, तो ये आपके पास आंसर आया 2, सही है। अब मैं इन दोनों के दरमियान एंगल को जो है वो 90 कर देता हूँ, देखो एक दूसरे 90 डिग्री पर है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आया इन दोनों का,
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 1, 2 1 जा 2 और ये 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 0 है। अब अगर इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो तो लेट्स सपोज 180 डिग्री है, तो अभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और एंगल 180 डिग्री, तो उनका क्या आया डॉट प्रोडक्ट -2। क्यों आया -2? क्योंकि cos 180 डिग्री बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर थीटा 180 डिग्री आया तो वो -1 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा -2। सही है। इसके अलावा एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 270 डिग्री, जो अहम एंगल्स है मैं उस पर बता रहा हूँ। ये एंगल कितना हुआ 270 डिग्री, तो क्या आया 0। 90 पर जो आंसर आया वही 270 पर भी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर ये ऊपर की तरफ था, 270 में ये नीचे की तरफ है। दोनों केसेस में आपके पास कोई कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में बी का नहीं बनता, इसलिए यहां पर भी 0। और इसी तरह 360 दोबारा कर दें हम तो दोबारा एक दूसरे के वो पैरेलल ही हो जाएंगे। इतना घूम के 360 दोबारा एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो 360 भी 1 के बराबर होता है cos, तो इसलिए दोबारा 2 आया। लेकिन इसके इन एंगल्स के अलावा अगर इनके दरमियान कुछ भी एंगल है तो आपको उसका cos निकालना पड़ेगा। cos थीटा करके उस एंगल की वैल्यू रख के आंसर लाओगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर अब तक साथ हो तो ये बात यकीनन समझ आ गई होगी। अगर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो अभी हमने 2 सीखे यूनिट वेक्टर्स में लगाएं, यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर 5 में। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है हम उसको i बोलते हैं, जो y डायरेक्शन में होता है हम उसको j बोलते हैं, और जो z डायरेक्शन में होता है हम उसको k बोलते हैं। सही है। ये यूनिट वेक्टर्स, और इनके आपस में एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। जैसे ये दोनों के दरमियान एंगल 90 है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है और इन दोनों के दरमियान भी एंगल 90, तीनों का एक दूसरे के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं इसमें तुम i डॉट i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करते तो तुम बोलोगे i डॉट i इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ i, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ i cos थीटा। i का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसीलिए तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। 1 1 और cos थीटा क्या होगा, तो वही बात जो ऊपर a वाली बात थी, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0। ठीक है। तो i डॉट i किसके बराबर होगा, i डॉट i इज इक्वल्स टू ये वेक्टर फॉर्म, i डॉट i इज इक्वल्स टू 1 1 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं i डॉट i इज इक्वल्स टू i का स्क्वायर, और ये इसके बराबर होता है 1 के। यहां से हमें पता चला। अब इसी तरह अगर मैं कहूं j डॉट j करो तो ये किसके बराबर होगा j स्क्वायर के, उसी तरह, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मैं कहूं k डॉट k करो तो ये किसके बराबर हो जाएगा k स्क्वायर के, और k स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब इसका उल्टा कर दें अगर हम अगर i डॉट j करें तो क्या हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos दोनों के दरमियान का एंगल, तो ये हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर है, j भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, और cos इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है यहाँ 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 किसके बराबर होता है 0 के, ये हो जाएगा 0। तो i डॉट j यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह अगर आप j डॉट k करो तब भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। इसी तरह k डॉट i करो ये भी आपका 0 ही आएगा। इसी तरह कुछ भी कर सकते हो, k डॉट j करो
कि अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान आपस में एंगल 90 डिग्री बनता है। लास्ट में एक अहम बात इस टॉपिक से जो तुम्हें अपने जहन में बिठाना है, याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वो है यहाँ पर कि हमारे पास ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर है, ए डॉट बी कॉस थीटा के। थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान का एंगल। यहाँ पर जो ये ए है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी भी जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो ए है ये है कोऑर्डिनेट फॉर्म, बी की भी कोऑर्डिनेट फॉर्म है, ये वेक्टर या वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हो, वेक्टर फॉर्म है या पोलर फॉर्म है, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो ए और बी हैं ये हैं पोलर फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो ए और बी हैं ये इनके मैग्नीट्यूड है, इन्हीं के इस ए का मैग्नीट्यूड है ये, इस ए बी का मैग्नीट्यूड, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखो और इस बात को समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, वो है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस k, और b वेक्टर है ये पोलर, ये कहलाती है पोलर फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म, 4i प्लस 6j प्लस 5k। ठीक है, अगर तुम्हें कहा जाए a का मैग्नीट्यूड निकालो और b का भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका पता है, पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 14। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये ए का मैग्नीट्यूड है ये, और अगर इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू अंडर रूट 77। ठीक है, तो ये b का मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं बोलूं a डॉट b करो और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर फॉर्म दे दूं, पोलर फॉर्म, और मैं तुमसे बोलूं a डॉट b करो, तो तुम क्या करोगे, थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, a डॉट b इज इक्वल टू, a को लिखूंगा, a क्या था हमारे पास 2i, b को लिखूंगा 4i, और इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो ये क्या होगा, 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 5 से, इसी तरह 3 जो है वो पहले 4 से, फिर 6 से, फिर 5 से, इसी तरह के भी तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना। तो 2 4 जा क्या होगा, 2 4 द 8i, आई का स्क्वायर, प्लस 2 6 द 12 i डॉट j, प्लस 2 5 द 10 i डॉट k, प्लस ठीक है। तो अब ये a डॉट b हमारा होगा, यहाँ पर i का स्क्वायर क्या होता है 1, अभी हमने नीचे देखा i का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8, प्लस 12 ij क्या आएगा 0, हमने नीचे भी किया है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हो जाएगा 0, प्लस i के क्या होता है फिर 0, तो ये 10 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, इसी तरह j i ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह 18 j स्क्वायर होता है 1, और 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 18 ही रहेगा, प्लस 15 j के हो जाएगा 0, फिर इसी तरह 4 ki हो जाएगा 0, फिर प्लस आखिर में k स्क्वायर होगा 1, तो ये हो जाएगा 5। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको 8 प्लस 18 प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 31। तो ये जो 31 आया ये आपका डॉट प्रोडक्ट आया a डॉट b,
ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। लेकिन आपने वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट पोलर फॉर्म में गिवन था तो आपने उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई किया, पोलर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको मैग्नीट्यूड दे देते, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला यहाँ पर, बी का मैग्नीट्यूड 77, ए का मैग्नीट्यूड 14, आपको मैग्नीट्यूड दे देते और एंगल दे देते, ये वाला एंगल, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करते। बात समझ आ गई? नहीं आई तो हम यहाँ एंगल निकालते हैं। लेट्स सपोज, चलो हम एंगल निकालते हैं। एंगल हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के। अब हमने ए डॉट बी तो निकाल लिया है, वो कितना है 31, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31 इज इक्वल्स टू ए, हमने इसका भी मैग्नीट्यूड निकाला है अंडर रूट 14, और बी इसका भी मैग्नीट्यूड हमने निकाला है अंडर रूट 77, ये रहा 77 और ये 14, ठीक है। तो कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 31 अपॉन अंडर रूट 14 और अंडर रूट 77, तो यहाँ से कॉस इनवर्स लोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 19 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो ऊपर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 19 डिग्री है। अब वो अगर तुम्हें सवाल में पोलर फॉर्म में नहीं देते, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देते, बोलते ए का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 14 और बी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 77, आप ए डॉट बी इसका फाइंड करें और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो है थीटा, जो कि 19 डिग्री है। तो अब तुम जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे तुम क्या करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और तुम यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 77 और कॉस ये 19 डिग्री। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व करो, आपके पास 31 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको एक बात तो समझ आ गई, यहाँ से पोलर फॉर्म में आपको गिवन हो तो आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी निकालना है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। और अगर पोलर फॉर्म में नहीं है तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल पता है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सही है, वीडियो काफी लंबी हो गई, समझाते समझाते मुझे याद ही नहीं रहा, तो उसके लिए माजरत। लेकिन चले, अच्छी बात भी है कि अगर अब तक आपने वीडियो साथ पूरी देखी है तो आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, आपको ये चीज़ें समझ आ गई, तो फिर आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइम पे पहुंचती रहे और आप वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।